हेलो क्लास। तो आज हम आए हैं अपनी नई वीडियो लेकर आपके पास क्लास 11th की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। आई होप वो आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम बात करेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में, अजम्पशंस के बारे में कि अकाउंटिंग किनके बेस पर चलती है, क्या प्रिंसिपल सेट हैं जिनको लेकर अकाउंटिंग ऑपरेट करती है। तो कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं? वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे अकाउंटिंग आपकी ऑपरेट करती है, अकाउंटिंग आपकी काम करती है। उनको जनरली हमने GAAP कहा जाता है। उनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी वो प्रिंसिपल्स, वो हमारी अजम्पशन जिनको थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर इंडिया में बैठकर किसी चीज को डेबिट करते हो तो वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में चले जाओगे, आपके प्रिंसिपल्स अलग हो जाएंगे ना। प्रिंसिपल्स आपके क्या हैं? सेम है, सेम तरह से काम करते हैं। तो कुछ हमारे कंसेप्ट है, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो हमारे फर्स्ट वन कंसेप्ट में क्या आता है आपका? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है कि जब भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो आपके मन में ये थिंक नहीं होता, ये नहीं सोचते आप कि आज हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो 2 महीने बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, 3 महीने बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस ईयर टू ईयर चलता रहेगा, 10 साल 20 साल हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम ये मान के चलते हैं। इसी अवधारणा को, इसी अजम्पशन को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की जो बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है वो हमारा लंबे टाइम तक रन करेगा, हम उस बिजनेस को फॉलो करेंगे। तो उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, किसी भी असेट्स को अगर परचेज करते हैं तो उसकी हम लाइफ टाइम एस्टिमेट करते हैं कि अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया और वो फर्नीचर मेरा 10,000 का था तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कम से कम मेरा वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। तो इसीलिए हम फर्नीचर की लाइफ में को भी उसके लाइफ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं कि हर साल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें। सपोज अगर मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास फर्नीचर 10,000 का 10 साल तक चलेगा तो मैं उसकी कॉस्ट को 10 ईयर्स में डिवाइड कर दूंगी। तो मैं क्या मान के चलूंगी कि हर साल मेरा जो फर्नीचर खर्च होगा, जो फर्नीचर को मैं यूज करूंगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मेरी 1,000 रुपीज होगी। तो ये है आपका गोइंग कंसर्न कि बिजनेस आपका लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी मतलब होती है एक रूपता। आप एक ही मेथड को फॉलो करोगे जो आपने फर्स्ट ईयर में फॉलो किया था, क्योंकि हम बिजनेस में कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने इस साल में कितना कमाया है, या हमने इम्प्रूव किया है, या हम डाउन पर आ गए हैं। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन है। इसके बिहाफ पर हम सेम रूल को हर साल फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास डेप्रीसिएशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि असेट्स को जो आप यूज करते हो और उसमें जो घिसावट आती है, जो कमी आती है, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है आपके पास डिमिनिशिंग मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि 10,000 की अगर मशीनरी परचेज की है तो अगर हमने एक साल में डेप्रीसिएशन 1,000 लगाया, नेक्स्ट बची हमारी 9,000 की, अगले साल में भी आप डेप्रीसिएशन का वही मेथड लगाओगे। ये नहीं कि हम उसको चेंज कर देंगे। 10% हमने किस पर लिया? ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर जो आपने टोटल परचेज की थी, जिसमें तो 10,000 की परचेज की थी, हर साल हम उसी पर 10% फॉलो करें। 1,000 नेक्स्ट में बचेगी आपकी 8,000 की, उस पर फिर आप लगाओगे 1,000 का डेप्रीसिएशन। तो हर साल हम सेम डेप्रीसिएशन को फॉलो कर रहे हैं। एक होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसको रिटर्न डाउन भी कहते हैं। आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे आप रिटर्न डाउन डेप्रीसिएशन का मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें क्या करते हैं कि जितनी वैल्यू कम होती जाएगी हम उस पर परसेंटेज लगाते जाएंगे। सपोज मैं 10,000 मशीनरी की वैल्यू लेकर चलती हूँ और 10% का मैंने रेट फिक्स की है, तो 1,000 डेप्रीसिएशन हुआ 9,000। अब इस पर फिर हम इस अमाउंट पर लगाएंगे 10% 900, तो बचा हमारा 8,100। फिर हम लगाएंगे 8,100 पर डेप्रीसिएशन।
तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये मेथड फॉलो किया है तो आप हर साल आगे आने वाले ईयर्स में भी यही मेथड फॉलो करोगे ताकि आपका कंपैरिजन पॉसिबल हो। अगर मैंने एक साल में ये लगा दिया, दूसरे साल में मैंने दूसरा मेथड लगा दिया, तो हमारा कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कंपेयर करने के लिए, ताकि मैनेजमेंट कोई अच्छा डिसीजन ले सके, उसके लिए हम सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हर साल फॉलो करेंगे। ये आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है। नेक्स्ट है आपकी एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन का मतलब क्या है कि आप रिवेन्यूज को, आप अपनी सेल को या किसी भी टर्म को उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेते हो, उसी टाइम हुआ मान लेते हो जब आपने उस चीज को इनकर किया है। सपोज अगर मैंने सेल कर दी 1 जनवरी 2000 को, उधार में बेच दिया मैंने सामान को, अगर मेरे पास उसकी पेमेंट आएगी 30 अप्रैल को 2020 को, पेमेंट मेरे पास आने 30 अप्रैल को, 1 जनवरी को मैंने सामान बेच दिया, तो मेरी वो सेल 1 जनवरी की ही मानी जाएगी, ना कि जब मैंने उसकी पेमेंट को रिसीव कर दिया है, क्योंकि ओनरशिप तो हम तभी ट्रांसफर कर चुके हैं, चाहे हमारे पास पैसा बाद में क्यों ना आए। तो आपकी वो सेल 1 जनवरी की मानी जाएगी, 30 अप्रैल की नहीं मानी जाएगी। तो एक्रूअल अजम्पशन आपकी कहती है कि जिस टाइम आपकी सेल इनकर होती है, जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो उसी टाइम की मानी जाती है। इसमें आपको पैसा मिले या ना मिले वो कोई मटेरियल यानी वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो जिस दिन आपने उस अमाउंट को इनकर कर लिया है, जब आपकी वो चीज बन गई है, उसी टाइम आप उस चीज को मान भी लेते हो। ये थे हमारी अजम्पशंस। अब बात आती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल्स में फर्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी क्या होती है? जो अलग टर्म्स होती है। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि बिजनेस को उसके ओनर से अलग माना जाता है। जैसे हम कहते हैं राम एंड कंपनी, राम ने कंपनी स्टार्ट की, राम एंड कंपनी, राम ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो राम उसका ओनर है, तो राम उसका ओनर अलग माना जाएगा, और राम ने जो पैसा उनको दिया है वो कैपिटल, वो लायबिलिटी मानी जाएगी। इट मीन्स आपको उस बिजनेस की लायबिलिटी पेमेंट करनी ही करनी है। अगर वो पर्सन पैसा ना देता तो हमें वो बाहर से बोरो करनी पड़ती। इसीलिए उसने जितना पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाएगी, और राम को बिजनेस का क्रेडिटर माना जाएगा, क्योंकि हमें वो पेमेंट करनी है उस पर्सन को। तो बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस का ओनर बिजनेस से अलग माना जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अकाउंटिंग आपकी मनी टर्म्स पर चलती है। जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज को हम अकाउंट्स में एंटर करते हैं, जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम अकाउंट में एंटर भी नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि उन चीजों को अकाउंट्स में एंटर करो जिसको आप सिर्फ मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास एक मशीन है, 2 ट्रक है मेरे पास, तो क्या मैं इन चीजों को एंटर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, जब तक इनको पैसे में कन्वर्ट ना कर दूं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10,000 की मशीनरी है और 2 लाख के मेरे पास ट्रक पड़े हुए हैं, तो मैं कह दूंगी कि मेरे पास 2,10,000 की असेट्स हैं। जब मनी में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे तब आप उसको अकाउंट में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तीसरा प्रिंसिपल है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपने बिजनेस की लाइफ टाइम को उसको शॉर्ट पीरियड में डिस्कस करो, शॉर्ट पीरियड में उसके डिवाइड करो। 1 ईयर आपका हर साल के बाद, तो वो शॉर्ट पीरियड क्या डिसाइड कर रखा है? 1 ईयर। हर साल के बाद हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव किया या हम और भी डाउन में आ गए हैं, ताकि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले सके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने बिजनेस की पोजीशन को, प्रॉफिट और लॉस को हर साल डिस्कस करो, ताकि आपके बिजनेस में अच्छा डिसीजन लिया जा सके। और वो आपका अकाउंटिंग पीरियड कोई भी 12 मंथ का आपका पीरियड अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक होता है अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी 12 मंथ का पीरियड आपका अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। और फाइनेंशियल ईयर की जहां तक हम बात करते हैं तो वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। सपोज 2000 में स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा।
नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को रखते हो तो उसको फुल्ली डिस्क्लोज करो, उसमें सारी बातें दिखाओ कि कोई भी अगर आपके पास कुछ काम हुआ है उसका रीजन क्या है। सपोज अगर हमारे पास सेल है, सेल को टर्नओवर भी बोलते हैं, अगर हमारी सेल किसी ईयर में कम हुई है तो वो कम क्यों हुई, उसके रीजंस क्या हैं। तो फुल्ली डिस्क्लोज करो इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो पर्सन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसके बेस पे वो कोई अच्छा डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के लिए कितनी मटेरियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। इट मीन्स अगर आप किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कैसा डिसीजन ले रहा है, अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो वो चीज उसके लिए मटेरियल है जो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। सपोज अगर किसी कंपनी का 25 करोड़ का टर्नओवर है और अगर उसको 2.5 लाख की कोई नुकसान हो जाता है तो ये चीज उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2.5 लाख है जहां वो 25 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। बट अगर एक छोटी कंपनी है और उसने अपनी बिल्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट करवाई है, वो उसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट होगी। और ऐसे ही अगर आपको कोई अपना प्लांट, अपनी कंपनी का कोई प्लांट कुछ टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उसमें नुकसान हो रहा है या मौसम की वजह से चेंज आ रहा है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपको अपना एक प्लांट ही बंद करना पड़ रहा है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के लिए कितनी मटेरियल है वो उसके डिसीजन को प्रभावित करते हुए पता चलता है। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आप सारे के सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को ध्यान में रखोगे, उनकी प्रोविजन बना के चलोगे, जितने आपके पास फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। जैसे आपके पास बैड डेट्स है, डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने आपको पैसा देना है, हमने उनको सामान उधार दिया है, तो जो पर्सन हमसे सामान परचेज कर रहे हैं वो हमारे डेटर्स हैं। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे, उनपे हमें डाउट है, तो उसकी प्रोविजन हम बैड डेट्स की पहले ही बना के चलते हैं ताकि हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट सही मिल सके। इसीलिए हम अपनी डेप्रिसिएशन भी लगाकर चलते हैं, क्योंकि किसी असेट्स को अगर आप यूज करते हो तो उसको डेप्रिशिएट भी करोगे। हालांकि उस डेप्रिसिएशन को हम पेमेंट नहीं करते, बट है तो कंपनी के लिए वो नुकसान, लॉस तो हो रहा है, हमारे असेट्स में कमी तो आ ही रही है, इसीलिए इसकी भी प्रोविजन हम बनाकर चलते हैं। तो जो भी ऐसे ही हम इनकम टैक्स की प्रोविजन बना के चलते हैं कि कितना टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ सकता है, चाहे टैक्स हमारा उससे ज्यादा हो चाहे उससे हमारा कम हो, बट हम इन चीजों को एक्सपेक्टेड लॉसेस को ध्यान में रख के चलते हैं। प्रॉफिट्स को बेशक से आप छोड़ दो, बट ये भी नहीं होना चाहिए बिजनेस में कि आपने बहुत सारे लॉस दिखा दिए, बहुत ज्यादा आपने प्रोविजंस बना दी डेप्रिसिएशन की या किसी और चीज की, उससे आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट शो नहीं होता। तो कितना दिखाएं वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप इतना दिखाओ ताकि आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई फाई या बहुत ज्यादा लो ना दिखाए जाएं, आपका एस्टिमेट ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल जैसे ऐतिहासिक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी हम असेट्स को शो करते हैं अकाउंटिंग में, वो उनकी पुरानी वैल्यूज पर ही शो करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। सपोज अगर मैंने ईयर 2000 में कोई मशीन परचेज की थी 10,000 में, तो 10,000 की मशीन परचेज की थी, हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में वो 1,000 की गई, बची 9,000 की, सेकेंड ईयर में वो फिर 1,000 की चली गई, बची 8,000 की। चाहे वो थर्ड ईयर में उसका मार्केट प्राइस 15,000 हो चुका हो, बट हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, हम इसको नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? सिर्फ उसकी बुक वैल्यू को। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि बुक वैल्यूज को ही आप ध्यान में रखोगे, आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे। तो 8th प्रिंसिपल है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस साल में जो आपको प्रॉफिट होना है उसी साल में उसका खर्चा भी शो करो ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता लग सके।
सपोज अगर हमारे पास किसी ईयर में सेल हो रही है 15 लाख की, तो उस 15 लाख को कमाने के लिए आपकी कॉस्ट भी तो होगी कोई ना कोई, तो उसकी कॉस्ट को उसी साल में शो भी करो। सपोज आपकी कॉस्ट होती है 12 लाख की, सेल होती है आपकी 15 लाख की, तो हमें सेम ईयर में उसके एक्सपेंस भी शो करने होते हैं और शो करने चाहिए, ताकि आपको उसी साल के प्रॉफिट का भी पता लग सके। नेक्स्ट है आपका ड्युअलिटी कंसेप्ट, प्रिंसिपल। ड्युअलिटी प्रिंसिपल या आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, आप ड्यूअल सिम फोन यूज करते हो जिसमें आपकी डबल सिम डलती है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो आपके डबल एस्पेक्ट को शो करता है। डबल एस्पेक्ट इट मीन्स अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी इवेंट होता है आपके पास अकाउंटिंग में, तो उसकी वजह से आपके दो अकाउंट्स को अफेक्शन मिलता है, आपके दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। एक आपका होगा डेबिट साइड का, एक आपका होगा क्रेडिट साइड। सपोज अगर आपने मशीन परचेज की है, अगर मैं मशीन परचेज करती हूं, तो एक तो मेरे पास मशीन आई इन और गया क्या, कैश आउट। तो पैसा आया ना, सॉरी मशीन आई पैसा गया, तो डबल एंट्री हो गई है, क्योंकि अगर कोई अमाउंट आपका डेबिट होगा तो उतने से ही कोई अकाउंट आपका क्रेडिट भी होगा। अगर मशीन आई है, मैं कहती हूँ मशीन अकाउंट डेबिट फॉर 10,000 रुपीज, तो आपके पास कैश अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, क्योंकि कैश भी गया है। तो किसी भी चीज का जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपके दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। इसी की वजह से आपकी बैलेंस शीट की दो साइड, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों आपकी इक्वल होती हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट होता है, ताकि आपकी ये इक्वेशन हमेशा इक्वल हो। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपकी असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो ये था आपका 9th प्रिंसिपल। 10th है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आपका एक्रूअल कंसेप्ट की तरह है, कि जिसमें हम क्या बताते हैं कि जब भी आप कोई रिवेन्यू अर्न करते हो, वो उसी टाइम रिकॉग्नाइज किया जाता है जब आपकी एंट्रीज हो जाती हैं, यानी जब आप उस पर्सन को बेच देते हो। जैसे आपने अगर 1 लाख की सेल की रिवेन्यू कमाया हमने 1 अप्रैल को 2019 को, जबकि इसका पैसा मिल रहा है हमें 30 जून 2019 को, तो हम उसको 30 जून की सेल नहीं मानेंगे, उसको हम 1 अप्रैल की सेल ही मानेंगे, क्योंकि हमने इस दिन उसकी ओनरशिप उस पर्सन को ट्रांसफर कर दी थी। तो हम अपने अकाउंट्स में 1 अप्रैल की एंट्री करेंगे कि हमने 1 अप्रैल को 1 लाख की सेल कर दी थी, वो इसी डेट की सेल मानी जाएगी, ना कि 30 जून की। तो पैसा आपको चाहे 30 जून को मिले या पैसा कभी भी मिले, बट उसको हम तभी माने जाएंगे, तभी उसकी एंट्री मानेंगे जब आपने उस अमाउंट को इनकर कर लिया है। नेक्स्ट आपका है वेरीफाइएबल। लास्ट आपका वेरीफाइएबल प्रिंसिपल। तो वेरीफाइएबल प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप एंट्री करते हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ आपके क्या होंगे, कैश मेमो, आपके वाउचर्स, आपकी इनवॉइसेस। ठीक है, कैश मेमो, वाउचर, इनवॉइसेस। आपकी कैश मेमो जैसे आपके बिल वगैरह है कुछ भी, वो बिल आपके, वाउचर्स हम मेंटेन करते हैं, इनवॉइसेस आपके इनवॉइस बिल। तो ये आपकी सारी चीजें हैं क्या, जो आपकी एंट्रीज को वेरीफाई करती हैं। तो ये एंट्रीज हमारी ठीक है, क्योंकि सारी एंट्रीज को हम किसी ना किसी एविडेंस पर करते हैं। तो आपको ये सारी के सारे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो क्लास होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस पर। नेक्स्ट क्लास क्या होगी हमारी, अकाउंटिंग इक्वेशंस पर, आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है।
तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।